नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चांदी के ऊपर। हम ये खास पेशकश करने वाले हैं जिसका नाम हमने दिया है रिटर्न चमकीला। चांदी पर इस खास पेशकश में हमने नाम देने के पीछे का मकसद ये है, एक तो भाव घरेलू बाजार में लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। 7 महीने में 27% की जोरदार तेजी आ चुकी है। ऐसे में चांदी की ये चमक कब तक रहने वाली है? हमने एक पोल भी किया है जिसमें देश के सभी ब्रोकरेज हाउसेज से ये सवाल पूछा कि चांदी की 1 लाख रुपए का जो लेवल है वो कब तक दिख सकता है चांदी में। इस पर उनका टाइम फ्रेम क्या है, वो कब तक ये ऐसा उनको लगता है कि कब तक ये चांदी 1 लाख हो सकती है, ये भी हम आपको आज बताने वाले हैं। साथ ही सोने और चांदी में कहाँ ज़्यादा तेजी की संभावना है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। राहुल मेहता हैं, एमडी हैं सिल्वर एम्पोरियम के। नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, और अगमोन गोल्ड से रेनिशा चेनानी है। और साथ ही हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। तो चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने यहाँ पर वक्त निकाला। चलिए शुरुआत कर लेते हैं चांदी में अगले 6 महीने के हिसाब से और 12 महीने के हिसाब से किस तरह से लोगों के पोल निकल कर आ रहे हैं, वो सबसे पहले आपको बता दूं। तो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है जिन्होंने टाइम फ्रेम दिया है। केरिया कमोडिटी को लगता है कि दिवाली तक ही इस साल चांदी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। HDFC सिक्योरिटीज़ को लगता है कि अगले साल ये लेवल दिख सकता है, 1 लाख रुपए का लेवल। SMC ग्लोबल 2025 की पहली तिमाही में चांदी के 1 लाख जाने की उम्मीद लगा रहे हैं। वही रिलायंस सिक्योरिटीज को लगता है कि 3 से 4 महीने में ही 1 लाख रुपए चांदी हो सकती है। ऑगमोंट गोल्ड का अगले साल 2025 का टारगेट है 1 लाख का। वहीं स्टेटबुल सिक्योरिटीज का दिसंबर 2024 का, मोतीलाल ओसवाल का 1 साल का, और पृथ्वी फिनमार्ट ने दिवाली तक चांदी के 1 लाख तक के टारगेट दिए हैं। वहीं 5 पैसा कैपिटल का 3 से 5 महीने का है। चलिए, लेकिन अब अपने मेहमानों से भी पूछ लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी भी है प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ नवनीत दमानी हैं, और साथ ही हमारे साथ सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता, और साथ ही रेनिशा चेनानी भी है ऑगमोंट गोल्ड से। सबसे पहले रेनिशा जी, आप बताइए, आपने 2025 तक कहा है कि चांदी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। क्यों ऐसा आप कह रही हैं? क्या वजह आप देख रही हैं कि चांदी 1 लाख रुपए तक चली जाएगी? जी, मुश्मान जी, हमने देखा है कि सिल्वर में अभी एक न्यू बुल रन स्टार्ट हुआ है। $30 का जो लेवल है, ये कई बार प्राइस ने टच किया है पर सस्टेन नहीं हुआ है। अगर सस्टेन होता है, अभी आज अगर वीकली क्लोजिंग आती है $30 के ऊपर, तो ये काफी नया बुल रन स्टार्ट हो सकता है। जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो $32 होगा, एंड देन मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज के बाद $35। $32 मतलब 91 से 92,000 के आसपास के लेवल्स रहेंगे इंडिया में, एंड $35 जो है वो लगभग 1 लाख का लेवल रहेगा। सो मैं आपको बता दूं कि चांदी जो है 4 से 5 फैक्टर्स के हिसाब से ही चलती है। सबसे पहला फैक्टर होता है डिमांड, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड इंडस्ट्रियल डिमांड, जो काफी स्ट्रांग है इस बार। इंडस्ट्रियल डिमांड हमने देखा है कि ईवी सेक्टर है, सोलर सेक्टर से काफी स्ट्रांग आ रही है। इन्वेस्टमेंट डिमांड देखें तो ETF से, इंडिया, चाइना, ऑल ओवर वर्ल्ड से लगातार ETF डिमांड स्ट्रांग है, एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड हर जगह से काफी स्ट्रांग आ रही है। सप्लाई में देखें तो पिछले 3 सालों से डेफिसिट है, इस साल अगेन रिकॉर्ड डेफिसिट की एक्सपेक्टेशन है। तीसरा फैक्टर है कि गोल्ड की प्राइसेस में क्या होता है, वो इम्पोर्टेंट है। तो गोल्ड लगातार पिछले 6 महीने से हाई पे हाई नहीं लगा रहा है, सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जो सारे फंडामेंटल्स गोल्ड में इम्पैक्ट करते हैं, वही सेम फंडामेंटल्स सिल्वर में भी इम्पैक्ट करेंगे। चौथा है कि कॉपर और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल्स में क्या हो रहा है। तो वो भी आप देख रहे हैं कि कॉपर ने रिकॉर्ड हाई प्राइसेस टच की है, क्योंकि काफी सप्लाई डेफिसिट्स मेटल्स में भी है। तो दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ मेटल्स, जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो 5वां फैक्टर है जो चांदी को इम्पैक्ट करता है, वो टेक्निकल्स, जो मैंने बताया सबसे पहले कि $30 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन रहता है। तो $35 का टारगेट है, जो ग्रेजुअली मुझे लगता है आ सकता है। मेरा एक्सपेक्टेशन है 1 साल में हम $35 की 1 लाख की प्राइजेस देख सकते हैं। लगता है कि चांदी 1 लाख रुपए तक जा सकती है। दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है, कब तक 1 लाख रुपए चांदी जा सकती है? जी, 3 महीने का समय लगेगा। 1,05,000 ये ऊपर के लेवल्स देख सकता है, और मुझे लगता है 1 महीने के भीतर ये 95,000 के लेवल देख सकते हैं। टेक्निकली जैसे ही बताया है मेरे सहयोगी ने कि $30 का लेवल एक बहुत अहम और क्रूशियल लेवल है, काफी समय ये ब्रेक नहीं हुआ था।
और इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें तो 78,500 का एक लेवल था जो बार बार टकराकर मार्केट वहां से नीचे आ रहा था। ये अच्छा वॉल्यूम बेस क्लोज होके सस्टेन कर रहा है मार्केट। मुझे लगता है सिल्वर इज गोइंग टू बी द बुलिश कमोडिटी फॉर द एंटायर ईयर। एवरी डिप कुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अगर मैं हाल फिलहाल 2-4 दिन के हिसाब से भी कहूँ तो मुझे लगता है कि मंडे या ट्यूसडे 89,200 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल काउंटर काफी बुलिश है। एक महीने का व्यू 95,000 और 3 महीने का व्यू 1,05,000 है। ये बिल्कुल साफ राय है। एक महीने में 95,000 और 1,05,000, 3 महीने में चांदी जा सकती है। आप बताइए नवनीत जी, आपको क्या लग रहा है कब तक चांदी 1,00,000 रुपए तक जा सकती है? वेल विश्वमन जी, चांदी का हिस्टोरिकल नेचर ये रहा है कि जब जब चांदी एक बहुत बड़ा मैसिव मूवमेंट दिया है उसके बाद रिट्रेसमेंट भी उतना ही फास्ट आता है। लार्जली बायस बुलिश है, अंडरटोन करंट बहुत स्ट्रांग है, बट इस बार चांदी को जो करंट है वो प्रेशियस मेटल यानी गोल्ड से सपोर्ट नहीं मिल रहा है बल्कि बेस मेटल से सपोर्ट मिल रहा है। हमने साल के शुरुआत से देखा कि बेस मेटल प्राइस में एक अच्छा इजाफा देखने मिल रहा है। एवरेज में मोस्ट ऑफ द मेटल्स कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम आप देख लीजिए 22 से 20% के आसपास बढ़त दिखा चुके हैं, जिसका सपोर्ट चांदी को देखने मिल रहा है। मेरा मानना ये है कि बेस मेटल कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ा-सा पीक आउट होते हुए नज़र आएँगे, यहाँ पे थोड़ी-सी एक रुकावट देखने मिलेगी, जिसकी वजह से चांदी का भी जो करंट मोमेंटम है, वो थोड़ा-सा एक थम सा जाएगा बिफोर एनी मीनिंगफुल अपसाइड। तो $30 या 85 87-88,000 ये जो प्रीवियस टारगेट थे, ये ऑलमोस्ट मेट हो गए हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा पॉज़ चांदी एक बार के लिए ले सकता है। आने वाले मेबी 6 से 12 महीने में आपको 1 लाख रुपए के ऊपर के भाव ज़रूर देखने मिल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक कंसोलिडेशन या टाइम वाइज या प्राइस वाइज होना बहुत जरूरी है बिफोर एनी मीनिंगफुल अपसाइड। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से 88,000 के ऊपर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर 12 महीने की अवधि के लिए आप देख रहे हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर के स्तर के लिए आप बाय अभी भी कर सकते हैं। यानी लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टर्स है तो आप अभी भी बाई कर सकते हैं और 1,00,000 रुपए के ऊपर चांदी एक साल में जा सकती है, ऐसा नवनीत जी को भी लगता है। राहुल जी आप बताइए, हालांकि आप हाजिर के कारोबारी है लेकिन मार्केट को तो आप रीड करते ही होंगे, डेटा आप भी पढ़ते होंगे, आपको मौजूदा सिनेरियो के हिसाब से क्या लग रहा है चांदी अगले 6 से 12 महीने में कहां तक जा सकती है और 1,00,000 रुपए कब तक हो सकती है, और इस सोने के पीछे ट्रिगर क्या दिख रहे हैं आपको? ये चांदी में ओवरऑल प्राइसेस पे, ये प्राइसेस पे भी स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांग है। इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है बट इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी वीक है। इन्वेस्टमेंट फिजिकल डिमांड जो कंज्यूमर बाय करता है, जो रिटेल दुकानदार पे जाके चांदी खरीदता है, बुलियन बाय करता है, वो काफी कम है। मगर जो इन्वेस्टमेंट डिमांड ईटीएफ्स में आ रहा है, ईटीएफ्स में काफी स्ट्रांग डिमांड आ रहा है। प्राइसेस को देखने जाए तो जिस हिसाब से मोमेंटम चल रहा है, चांदी 1,00,000 टच होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मगर चांदी की जो वॉलेटिलिटी है, चांदी बहुत बड़ा स्विंग लेती है ऊपर और नीचे में। तो इन स्तरों पे इन्वेस्ट करना है 1,00,000 के लिए, करना है कि नहीं करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि रिट्रेसमेंट कभी भी नीचे आ गया तो इन्वेस्टर का पैसा नहीं टूटना चाहिए, भले रिस्क रिस्क बहुत ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। तो ये रेट्स पे लोग काफी कॉशियस है। मे बी फिजिकल परचेज के अंदर भी लोग काफी कॉशियस है ये रेट्स पे। क्या लग रहा है किस लेवल पे लोगों को कम रिस्क होगा, कहां पर तक आने दे चांदी को नीचे तब खरीदारी करें, आप बताएं राहुल जी। चांदी का देखो अच्छा लेवल तो मैं देखने जाऊंगा ना, 78 से लेके 80,000 81,000 का रेट अच्छा है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। अभी जो करंट रेट चल रहे हैं, फिजिकल जो रेट चल रहे हैं मार्केट के अंदर, करीब 88,000 88,500 के आसपास चल रहे हैं। ये रेट में अपसाइड खाली अपन को 12,000 के आसपास मिल रही है, मगर डाउनसाइड के रिस्क काफी ज्यादा है। तो इसलिए भले ही थोड़ा दूर रहे, चांदी हो सकती है 95 से करेक्शन दे, 1,00,000 से करेक्शन दे और ये रेट पे करेक्शन दे दे। किस लेवल पे करेक्शन देगी वो किसी को नहीं मालूम। मगर इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन मेकिंग है, ये रोड पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है क्योंकि रिस्क काफी हाई है। ये एनालिस्ट जैसी बात ज्वेलर होकर भी कह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कौन सा लेवल होगा चांदी में एंट्री के लिए? तेजी की बात तो सब लोग आप लोग कर रहे हैं लेकिन एंट्री भी काफ़ी अहम होता है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहाँ पे एंट्री सबसे बेहतर आपको दिख रहा है? हालांकि एकदम से बॉटम पकड़ना भी आसान नहीं होता है, लेकिन एक लेवल आपको लगता है जहाँ पे मिल सकता है, लोग एंट्री करने का वो लेवल दिख सकता है इस दौरान? दिनेश जी। हाँ जी, सॉरी मैं सुना नहीं था। हाँ, एंट्री का जो लेवल है मुझे लगता है 86,200, ये एक डिप मिल सकता है। यहाँ पर जो मोमेंटम देख रहा हूं मैं टेक्निकल इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स के हिसाब से, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ से 1,500 रुपए का एक डिप आ सकता है। 86,200 86,250 के आसपास का लेवल अगर मिलता है तो एक अच्छा लेवल रह सकता है। इन्वेस्टमेंट या बाइंग करने के हिसाब से मोमेंटम को देखते हुए मुझे लगता है कि ये नीचे में 84,000 का लेवल भी नहीं तोड़ना चाहिए। अपसाइड 89,200 95,000 लेवल हमें जल्दी देखने मिल सकते हैं।
ओके, नवनी जी आपको क्या लग रहा है कौन सा उसका बेस्ट लेवल होगा जहां तक लोगों को, इन्वेस्टर्स को मौका मिल सकता है एंट्री के लिए, लंबी अवधि के खरीद के लिए? वो कौन से लेवल होंगे वो सिल्वर के लिए? सिल्वर लाइनिंग क्या है वो? वेल हमने देखा है कि करीब 69,000 से ये रनअप शुरू हुआ है और 87,000 तक नॉन स्टॉप विदाउट एनी करेक्शन आया है। मेरे हिसाब से एक रीजनेबल रिट्रेसमेंट अगर प्राइसेस में आता है तो 84,000 से 82,000 तक प्राइसेस को ला सकता है। कंफर्टेबल लेवल अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से पूछेंगे तो 82,000 सही रहेगा, वहां पर आप बाय करिए या अक्यूमुलेट करिए। 82,000 से 80,000 के रेंज में 77,000 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड आपको अपसाइड पोटेंशियल 12 से 15,000 रुपए का देखने मिल सकता है। बट यहाँ पर डेफिनेटली जैसे पहले भी बताया अपने सहयोगियों ने कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगर कोई डाउनसाइड करेक्शन आता है तो बहुत शार्प रहेगा, बहुत क्विक रहेगा, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ ही अक्यूमुलेट करना चाहिए। आप वो कौन सा लेवल देखती है जो खरीदारी के लिए सबसे बेहतर आपको लग रहा है रेनिशा जी? मुझे लगता है जिस तरह ये रैली अभी स्टार्ट हुई है $30 के ऊपर, तो ये $32 पे जाके रुक सकती है। तो लगभग 91 to 92,000 तक हम पहले देखेंगे प्राइसेस को आते हुए, फिर एक करेक्शन रिट्रेसमेंट आ सकता है। मुझे नहीं लगता कि 84,000 के नीचे शॉर्ट टर्म में चांदी जाएगी। एंड जो इस साल का बेस बनेगा वो 80,000, 79-80,000 के आसपास है। तो जो भी डिप्स मिलते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो वो प्राइसेस पे किया जा सकता है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट कि एसआईपी करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यस रिस्क रिवॉर्ड तो है ही, यहाँ से अभी 15-16% और अपसाइड दिख रहा है, रिस्क भी उतनी ही है। तो वो सिल्वर ईटीएफ में एसआईपी करिए या फिर डिजिटल सिल्वर में एसआईपी कीजिए। दैट इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड, और 1 लाख के जब टारगेट्स आएंगे तो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स एसआईपी के जरिए कि हर भाव पे एवरेज होते जाएंगे, ये भी तरीका सही है। नवनीत जी अब आपसे मेरा एक सवाल होगा चांदी के इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को लेकर, इसमें नया लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? और दूसरा सवाल ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर एनर्जी जैसे इंडस्ट्री से चांदी की डिमांड किस तरह से डेवलप हो रही है? क्या लग रहा है इंडस्ट्रियल डिमांड की रिपोर्ट जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की थी कि वो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल डिमांड देखते हैं इस साल, अब नया लेटेस्ट ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं? वेल इंडस्ट्रियल डिमांड ही है जो इस बार प्राइसेस को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करी है, और उसके साथ साथ जो एड ऑन फैक्टर है वो जो डेफिसिट है, जो थर्ड सक्सेसिव ईयर ऑफ डेफिसिट हम देख रहे हैं, और इस बार डेफिसिट जो है काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ये पूरा मोमेंटम या पूरा माहौल डेवलप हुआ है चांदी में तेजी का। बिकॉज ऐसा नहीं है कि विश्वमोहन जी की पहला साल है डेफिसिट का और प्राइसेस में आपको इजाफा देखने मिल रहा है। लास्ट 2 साल से भी डेफिसिट था मार्केट में और कोई खास गेन्स नहीं थे। इनफैक्ट 1-8% के आसपास की पूरे 2023 के वर्ष में हमको बढ़त देखने मिली थी चांदी में। तो जो करंट मोमेंटम है इट इज बैक्ड बाय पॉजिटिव मोमेंटम इन गोल्ड, इंडस्ट्रियल मेटल, साथ साथ में सोलार और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक, इन सब में जो मैसिव डिमांड उभर के आ रही है। एंड उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड इंटरनल है अभी, और चाइना के जो आंकड़े वो ग्रेजुअल बेसिस पे पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड मे बी इन द सेकंड और थर्ड क्वार्टर ऑफ 2024 चाइनीज इकोनॉमी एक बहुत अच्छी रिकवरी मोड में आ जाएगी, जिसके चलते ऑलरेडी प्रिपरेटरी बेसिस पे आपको चांदी में डिमांड देखने मिल रही है। तो ये चारों पांचों फैक्टर का कॉम्बिनेशन है जो करंट डिमांड को सपोर्ट कर रहा है। इनमें से एक आध फैक्टर अगर कम भी हो जाएंगे तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा, बट अंडरलाइन टोन इसमें बुलिश ही रहेगी, जो कि प्राइसेस को अगले 6 से 12 महीने तक सपोर्ट करती हुई रहेगी। रेनिशा जी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से सिल्वर डिमांड पर कुछ असर हुआ है क्या? में हम काफी यूसेज देख रहे हैं सिल्वर में। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, जहाँ पे भी माइक्रोचिप्स है, सेमीकंडक्टर्स हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी से सब जगह सिल्वर का यूज होता है। उसकी वजह से काफी प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो डेफिसिट है पिछले 3 सालों से है, बट तभी हमने प्राइसेस को अपसाइड जाते हुए नहीं देखा था। इट इज बिकॉज इस साल हम एक इन्वेस्टमेंट डिमांड देख रहे हैं। काफी इन्वेस्टर्स हैं जो इक्विटी से या बाकी ऐसे क्लासेस में से पैसा निकाल कर जो गोल्ड में डाल रहे थे, अभी सिल्वर में भी डाल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो एसेट एलोकेशन आ रहा है सिल्वर में इस बार, वो काफी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। सबको पता है कि चांदी ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड से, और हमें अगर एसेट एलोकेशन करना है, डाइवर्सिफाई करना चाहिए, तो फिर अभी बड़े एसेट मैनेजर्स, फंड मैनेजर्स जो हैं चांदी में भी एलोकेट कर रहे हैं। ऐसा कमोडिटी क्लास ही ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे एसेट एलोकेशन बढ़ रहा है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि काफी फंड बाइंग हो रही है, इन्वेस्टमेंट बाइंग हो रही है, जो प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। टेक्नोलॉजी का जो आपने पूछा वो पहले भी था 2 सालों से, अभी भी कंटिन्यूअसली वो प्राइसेस को सपोर्ट करता रहेगा। और जो सबसे बड़ा फैक्टर जो लग रहा है वो है इन्वेस्टमेंट बाइंग।
चलिए अब आगे शो को कुछ और आगे ले जाते हैं। अब आपसे दिनेश जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा, जो नए निवेशक होगा, नए निवेशक जो होंगे, अगर वो चांदी में अगर निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगा? सिल्वर में कैसे शुरुआत करें? एक इन्वेस्टर के तौर पर, एक एक्सपर्ट के तौर पर नहीं, एक इन्वेस्टर के तौर पर आप क्या फील करते हैं? बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, जब भी इनमें ब्रेकआउट्स आते हैं सिल्वर में, मतलब एक पहले मैंने दौर देखा था जब 35,000 का ब्रेकआउट आया था, वहां से 74,000 गई, 74,000 से बार बार नीचे में 55,000 आती थी, फिर 74,000 आती थी। अब एक जो बड़ा ब्रेकआउट जब मिलता है तो इसमें कम से कम 35-40% का इजाफा होता है, और अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है ये 15-10% से ज्यादा भी बड़ी नहीं है। तो एक लेवल होता है अप्रोच अगर देखना है कि इन्वेस्टिंग के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि हर 1,000 रुपया घटने पर आप एक जो आपका खरीदारी करनी होती है, वो खरीदारी के लिए आप शुरू करें। मतलब अगर आप 5 किलो खरीदना चाहते हो तो हर 1,000 रुपीज फॉल पे 1 किलो आप यहाँ से खरीदारी करना शुरू करें। 1,05,000 मतलब यहाँ से भी करीब करीब 20 से 25% अपसाइड इसमें निश्चित तौर से बन सकता है। तो बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन एवरी डिप शुड बी द बेटर स्ट्रेटेजी। जैसे आपने कहा कि एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वैसे ही एसआईपी के मोड में ऑन एवरी 1,000 रुपीज फॉल आप निवेश करते चले, वो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। ओके, ये भी अच्छा तरीका है कि हर गिरावट पे आप धीरे धीरे खरीदते चले जाए। लेकिन अब जो सिल्वर के जो मेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या क्या है, फिजिकल के मुकाबले सिल्वर ईटीएफ के क्या फायदे नुकसान हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Co-powered by Amrita Vishwa Vidyapeetham. Come, become. टेक्निकल चार्ट हो या फिर एफ&ओ, किस खबर का होगा आप पर कितना असर? व्यापार जगत से जुड़े हुए हर मुद्दे का विश्लेषण समझिए मेरे साथ आसान भाषा में। ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। बनाइए अपने ट्रेडिंग डे की बेहतर रणनीति। शॉर्ट कवरिंग से लॉन्ग में आने में समय लगेगा, इसलिए ये एक मेक ब्रेक लेवल है। 200 दिन की एवरेज के ऊपर आके हम ट्रेड करने लगे हैं। मैं डिम्पी कालरा, जुड़िए मेरे साथ सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते? ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। No buck buck, non-stop धक धक, non-stop music on Sunrise Hits, रोज सुबह 8 से 10, सिर्फ Zoom पर। मैं एक्सिस सिक्योरिटीज से राजेश पालविया। मैं दूंगा आपको ऐसे ट्रेडिंग आइडियाज जो कराएंगे आपको धमाकेदार मुनाफा। तो देखिए पालविया के पटाखे शेयर्स सिर्फ ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी चांदी पर खास पेशकश रिटर्न चमकीला। आप देख रहे हैं हमारे सभी मेहमान बने हुए हैं। अब अगला सवाल हम लेते हैं, अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर निवेश करता है चांदी में तो उनके लिए क्या क्या जोखिम रहते हैं और वो अपने जोखिम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। राहुल जी, आप फिजिकल के कारोबारी है, लेकिन आपकी बातें और आपकी जो एनालिसिस और जो सेंस आप रखते हैं वो बिल्कुल एनालिस्ट की तरह रखते हैं। क्या लग रहा है कौन कौन से ऐसे जोखिम रहते हैं और एक निवेशक के तौर पर, और कैसे उसका मैनेजमेंट जरूरी है, कैसे उसे मैनेज करना चाहिए? चांदी में अगर फिजिकल परचेस करते हैं बुलियन, एक तो बुलियन परचेस करते हैं तो बुलियन में क्वालिटी का कोई इशू नहीं आता है, वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मगर कोई बर्तन खरीद रहा है तो बर्तन एक इंश्योर करना चाहिए कि हॉलमार्किंग के बिना चांदी खरीदनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हॉलमार्किंग आपको एक निश्चित करता था कि आपने जो सामान लिया है उसकी क्वालिटी अश्योर्ड है। क्योंकि जब आप समझ लो 1 साल 2 साल 5 साल बाद में बेचने जाएंगे तो आपको उसका पूरा पैसा वापस मिल सकता है। तो एक बहुत ध्यान रखना चाहिए कि बर्तन कभी भी कोई खरीदो तो हॉलमार्किंग के बिना चांदी के बर्तन नहीं लेने चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सिल्वर बार जो फिजिकल फॉर्म है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। मगर आज के रेट में ईटीएफ अवेलेबल है, काफी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सिल्वर को डिजिटली स्टोर कर सकते हो। क्योंकि फिजिकली चांदी को संभालना इजी नहीं है, क्योंकि चांदी एक बल्की कमोडिटी है।
तो अगर आपको बड़ा इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, तो ETF इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन टू इन्वेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिजिकली चांदी को होल्ड करना इजी नहीं है। बात है, स्टोरेज कॉस्ट भी जाती है, इतना होल्ड करना उन आम लोगों के लिए, जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए आसान नहीं है। अब नवनीत जी, आपसे मेरा सवाल होगा, आप सिल्वर के मेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल क्या मानते हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये जो व्हीकल है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली उनके लिए क्या होगा, सबसे बेहतर क्या हो सकता है नवनीत जी? कुछ साल पहले बहुत मेजर डिबेट होती थी कि चांदी अगर किसी को बाय भी करनी है तो फिजिकल में ही बाय करना पड़ेगा। एक तो उसका बल्कीनेस है जो स्टोरेज करने में थोड़ी दिक्कत लाता है, प्लस सेकंड फैक्टर रहता है प्योरिटी का, एंड कहाँ से लेना है, किस फॉर्मेट में लेना है, ये सारी दुविधाएं होती थी। बट लास्ट 2 साल में हमने देखा है कि जब से चांदी के ETF लॉन्च हुए, मैसिव इन्वेस्टमेंट आपको चांदी के ETF में आते हुए देखने मिल रहा है। एंड करीब करीब 0.5% मैनेजमेंट फीस में एक फंड मैनेजर आपके लिए पूरा एसेट क्लास को मैनेज करके देता है। तो उससे बेहतर विकल्प मुझे लग रहा नहीं है कि कोई फिलहाल के लिए गोल्ड ETF या सिल्वर ETF में सोचना चाहिए, बिकॉज आपको रेडीली जब चाहिए आप एनकैश कर सकते हैं उसको। प्योरिटी का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ना स्टोरेज ना होर्डिंग का कोई आपके ऊपर ओवरहैंग है। तो मेरे हिसाब से ETF में एंट्री एग्जिट बहुत स्मूथ है, बहुत ट्रांजिशन है, एंड ये फिलहाल के लिए तो सबसे बेस्ट विकल्प लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट। बात है सिल्वर। अब इसकी ETF की बातचीत हो रही, तो रेनिशा जी आपसे भी मैं 60 सेकंड में ये जवाब चाहूंगा कि फिजिकल गोल्ड के मुकाबले फिजिकल सिल्वर के मुकाबले सिल्वर ETF के निवेश में फायदे और नुकसान क्या क्या है, क्या रिस्क है और उसके फायदे क्या हैं? जी, सबसे पहला तो जैसे बताया गया कि बल्कीनेस का प्रॉब्लम होता है, स्टोरेज एंड सेफ्टी कंसर्न होते हैं सिल्वर में। तो आप डिजिटल तरीके से अगर खरीदते हैं सिल्वर तो वो प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो सिल्वर ETF का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल सिल्वर। सिल्वर ETF में जिस तरह से टाइमिंग्स होते हैं, इक्विटी मार्केट के जो टाइम होते हैं, जिस तरह से आप शेयर्स खरीदते हैं उसी तरह सिल्वर के ETFs खरीदते हैं। सुबह 9 से लेके आप 3:30 बजे तक खरीद सकते हैं। वही अगर आप डिजिटल सिल्वर खरीदेंगे तो आपके पास 24 आवर्स का टाइम है। दोनों में आपको डिलीवरी के कंसर्न्स नहीं रहेंगे। डिजिटल सिल्वर में आप डिलीवरी भी ले सकते हैं आपको जब चाहिए। तो आपको डिजिटल मीन्स में खरीदना ज्यादा बेटर रहता है। आगे चल के आप उसको कॉइन्स बार्स में और ज्वेलरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है स्टोरेज का, वो आपका हट जाता है। सो आई वुड आल्सो एडवाइस कि इन्वेस्टमेंट करना हो तो डिजिटल मीन्स। ओके, तो इन्वेस्टमेंट करना है तो डिजिटल ज़्यादा बेहतर है। ये सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से राय, और जो खुद फिजिकल के कारोबारी है वो भी ये राय दे रहे हैं। लेकिन चलिए, अब बात गोल्ड की भी करना ज़रूरी है। हालांकि हम चांदी पे स्पेशल कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर की जो चाल बिल्कुल काफ़ी कोरिलेशन रहता है। आप दिनेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। आप बताइए, सोने की चाल आगे कैसी दिख रही है? कौन ज़्यादा आउट परफॉर्म करता आगे दिखने वाला है? आपका रिकॉर्ड तो दोनों घरेलू बाजार में बना चुके हैं, लेकिन आगे किसकी चाल ज़्यादा तेज रहेगी और क्यों रहेगी? जी बिल्कुल विचमोहन जी, हमने 61,000 से गोल्ड की एक तरफा रैली आती हुई देखी है जो 74,000 गई है। मतलब करीब करीब 20% का इजाफा इसमें आया है। जबकि सिल्वर ने जो है ये 70,000 से रैली होकर 88,000 तक आई है। तो मुझे लगता है सिल्वर ने अभी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा हुई है गोल्ड के मुकाबले। हाल फिलहाल इस लेवल पर मुझे लगता है गोल्ड थोड़ा सा थम जाएगा, एक रेंज बाउंड एक्टिविटी में ही ट्रेड करता हुआ नजर आता है, जबकि सिल्वर मुझे गोल्ड से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आती है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जो 74,000 के बाद जो एक फॉल आया, जो करेक्टिव फेज आया गोल्ड में, वो 70,000 का करेक्शन फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। और आने वाले समय में मुझे लगता है 72,500 से 74,000 की रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। और अगर थोड़ा सा दायरा मैं और लंबा करता हूँ, 3 से 6 महीने का अगर मैं अवधि लेता हूँ, तो मुझे लगता है गोल्ड इस साल में 77,000 के लेवल से भी छू सकता है। जो परसेंटेज टर्म में अगर देखेंगे, रिटर्न टर्म में, तो चांदी ज्यादा इनको बेहतर दिख रही है। गोल्ड में भी तेजी आएगी, लेकिन रफ्तार चांदी जैसी नहीं रहेगी। नवनीत जी, आप क्या मानते हैं? लार्जली अग्री करता हूँ दिनेश जी के साथ में, और मेरा भी यही मानना है कि गोल्ड में जो रनअप है वो एक तरफ से वो मतलब काफी हद तक प्राइसिंग हो गया है, और इंक्रीमेंटल गेन जो है वो थोड़े से रुक के आएंगे। ऐसा नहीं है कि गेन्स नहीं आएंगे, बट रुक के आएंगे। बट चांदी में कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो कंसेंसस भी यही बता रहा है कि 95 से 1 लाख रुपए के टारगेट आ सकते हैं, जो करंट भाव से भी, मौजूदा भाव से भी 20% से ऊपर की तेजी बता रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि विजाविज गोल्ड आपको चांदी प्रेफर करना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से यहाँ पे टैक्टिकली। एंड गोल्ड में तेजी रहेगी, बट 3-5% की मैक्सिमम अपसाइड, वायरस चांदी में आपको 20% के ऊपर का अपसाइड देखने मिल सकता है। रनीशा जी, आप क्या मानती है, कौन ज्यादा तेजी से यहाँ चलने वाला है? किसमें ज्यादा दम दिख रहा है, जहां सेफ्टी भी ज्यादा हो और रिटर्न भी बेहतर दिख सकता है, गोल्ड या सिल्वर?
इसलिए मैं कहूंगी कि अपने जो पोर्टफोलियो में आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर को एटलीस्ट 15 to 20% का उसमें हिस्सा रखें एंड एटलीस्ट 50% गोल्ड एंड 50% सिल्वर रखें, तो आपका इक्वली बैलेंस रहेगा, सेफ्टी भी रहेगी। और जिस तरह से गोल्ड के टारगेट्स हैं कि $2,500 आ सकता है, सिल्वर के टारगेट्स हैं नेक्स्ट 6 महीने में $32 एंड $35, मतलब 1 लाख रुपए, तो दोनों में यहाँ से 8 to 10% की तेजी लग रही है। तो अच्छे रिटर्न्स दोनों में मिलेंगे। 50-50% दोनों में एलोकेट करें जिसने नहीं किया है, और जो अंडर एलोकेटेड है वो और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, SIP कर सकते हैं ग्रेजुअली, जिनके रिटर्न्स फिर आगे चल के अच्छे रहेंगे। लोकेशन 50-50% करें, ऐसा रेनिशा जी को लगता है। 50% गोल्ड में रखे, 50% चांदी में रखे, फिर आप चुनाव करें कि फिजिकल रखना है, डिजिटल रखना है, कैसे रखना है। शुक्रिया रेनिशा जी आपका, राहुल जी आपका, दिनेश जी और नवनीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए और रिटर्न चमकीला चांदी पर इस खास पेशकश में आपने अपनी राय रखी, आगे के आउटलुक भी बताया और किस तरह के टारगेट दिख रहे हैं और 1 लाख रुपए कब तक चांदी जा सकती है, इस पर तमाम एक्सपर्ट्स की राय और आपने पोल भी देखा। तो इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर।